नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। इस भारत के इतिहास में अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे, वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्वी प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीन बिंदुओं को अपन बाद में पढ़ेंगे। आज अपन इस प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो आद्य ऐतिहासिक काल शुरू होता है, उस आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला बिंदु है। अपन सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे। इस सिंधु घाटी सभ्यता में अपन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे। इस परिचय में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, क्योंकि आज से 3000 या 4000 साल पुरानी सभ्यता, उसकी खोज किस प्रकार हुई, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार नामकरण हुआ था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कई अनेक नाम हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप किस प्रकार का था। आदि ऐतिहासिककालीन सभ्यता कहते हैं, इसे नदीय सभ्यता भी कहते हैं, इसको अपन नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अनेक इसके स्वरूप है, उन स्वरूप के बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, उस कालक्रम को पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ था, इसमें अपन भारतीय मत और विदेशी मत देखेंगे। किस किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यताओं के निर्माता विदेशी थे, उसके पीछे क्या साक्ष्य थे, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में था, जैसे भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान में है। इस प्रकार इस परिचय में अपन इस सब बिंदुओं को देखेंगे। इन सब बिंदुओं से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा बिंदु होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं। इस विशेषताओं में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषता, इस सामाजिक विशेषताओं में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इस प्रकार अनेक इसकी विशेषताएं हैं, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को राजतंत्र बताते हैं, कुछ गणतंत्र बताते हैं, कुछ ये व्यापारी समूह द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता था, उसको भी बताते हैं। जो मत है उन सभी मतों को पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, जिसमें कृषि है, पशुपालन है, व्यापार वाणिज्य है, इन बिंदुओं को देखेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषता और सिंधु कालीन कला की विशेषता पढ़ेंगे। और अंतिम बिंदु होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो अति महत्वपूर्ण नगर है, जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है, बनावली है, ऐसे अनेक स्थल है। उन एक एक स्थल को अपन पढ़ेंगे। और अंतिम बिंदु होगा, वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। कुछ इतिहासकार इसका पतन बाढ़ से बताते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन से भी बताते हैं। ऐसे अनेक विद्वानों के मत है, उस एक एक मत को अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की कहानी किस प्रकार विकसित हुई, जिसमें सबसे पहला नाम है इस खोज की कहानी में, वो नाम है चार्ल्स मैसन। इस चार्ल्स मैसन के बारे में बात की जाए तो ये चार्ल्स मैसन था, इसका मूल नाम है वो है जेम्स लेविस। ये चार्ल्स मैसन है, ये ब्रिटिश सैनिक था जो कि 1827 में आगरा से सिंधु नदी की ओर प्रस्थान करता है। और ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी या सैनिक था जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर प्रकाश डाला था। और चार्ल्स मैसन ने ही सर्वप्रथम 1829 में सभ्यता होने की कल्पना की थी कि भारत के अंदर सभ्यताएं हो सकती है। सभ्यता होने की सबसे पहले जो कल्पना करने वाले थे वो थे चार्ल्स मैसन। और ये जो कल्पना की थी वो की थी नैरेटिव ऑफ वेरियंस जर्नीज ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात एंड पंजाब, ये इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक में सर्वप्रथम सभ्यता होने की कल्पना की थी
वो की थी चार्ल्स मेसन ने। कब की थी? 1829 में। लेकिन अधिकांश पुस्तकों में ये 1826 लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रमाणिक है। इनकी पुस्तक के अंदर जो डेट है वो है 1829। अब अपन इस खोज की कहानी में दूसरा नाम देखेंगे, वो देखेंगे अलेक्जेंडर बर्नस, जो कि 1831 से लेकर के 1834 के बीच इन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कार्य किया था। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ट्रेवलर्स इन बुखारा। इस पुस्तक में जानकारी मिलती है। फिर जो तीसरा नाम आता है वो नाम आता है जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। जॉन बर्टन व विलियम बर्टन, ये दोनों बर्टन बंधु थे। ये रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे लाइन बिछाने के इनके पास टेंडर था। इन्होंने कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई थी। इस रेलवे लाइन बिछाते समय इन्होंने जो ईंटों का प्रयोग किया था वह सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें थी। उसके बाद जो चौथा नाम है, ये नाम अति महत्वपूर्ण है। ये नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में अगर बात की जाए तो ये सैनिक था। इन्होंने पुरातत्व व मुद्रा शास्त्र में रुचि ली। अलेक्जेंडर के कनिंघम ने इन्होंने 3 बार हड़प्पा की यात्रा की थी। अगर पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की कितनी बार यात्रा की और कब की, तो देखना 1853, 1856 और 1873, 3 बार इन्होंने हड़प्पा की यात्रा की। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो ये नाम अलेक्जेंडर कनिंघम का अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। ये स्थापना की थी 1861 के अंदर। ठीक है, कब की थी? 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। फिर आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जो इसका मुख्यालय है वो है कहाँ है? कलकत्ता के अंदर है। और इसकी स्थापना की थी 1861 के अंदर। फिर आता है पहला महानिर्देशक है वो कनिंघम स्वयं बने थे। फिर क्या हुआ कि एडवर्ड बक ने 1892 के अंदर ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो हवाला दिया था वो आर्थिक संकट का हवाला दिया था। इस कारण इन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग को बंद कर दिया, और इस बंद करने की घटना को ही बंक संकट कहा जाता है। फिर नाम आता है वो आता है 1902 के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना। कर्जन ने जब भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की पुनः स्थापना की, तब इसका महानिर्देशक बनाया या अध्यक्ष बनाया था, वो बनाया था जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे 1902 से लेकर के 1928 के बीच। जॉन मार्शल के निर्देशन में ही सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। अगर हड़प्पा की बात की जाए कि हड़प्पा की खोज कब की, तो हड़प्पा की खोज की थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा। और जो हड़प्पा की खोज है वो रावी नदी के किनारे की थी, जो वर्तमान में पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। और यह खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल पूछा जाए तो वो स्थल था हड़प्पा। अगर दूसरे स्थल की बात की जाए तो दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज की थी हड़प्पा से 1 साल बाद, यानी 1922 में। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखालदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो की थी सिंधु नदी के किनारे, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है। अब अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस आधार पर पड़ा और किसने दिया था। तो सबसे पहला नाम है वो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था वो दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए दिया था कि स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश स्थल ऐसे थे जो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया है। फिर नाम आता है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरातत्व विभाग की एक परंपरा है कि सर्वप्रथम अपन जिस स्थल की खोज करेंगे सभ्यता का नाम उस स्थल के आधार पर होगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो नाम है ये दिया था पुरातत्व विभाग के द्वारा।
फिर आता है सरस्वती सभ्यता, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात अगर सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे, वो खोजे गए थे सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में, तो इस कारण इसको अपन क्या कहेंगे, सरस्वती सभ्यता कहेंगे। फिर आता है बृहत्तर सभ्यता। बृहत्तर सभ्यता जो ये नाम है, ये नाम दिया था रफीक मुगल ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नाम है। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, जॉन मार्शल ने। फिर है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। फिर है सरस्वती सभ्यता, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। फिर है बृहत्तर सभ्यता, बृहत्तर सभ्यता का है रफीक मुगल ने। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण रखे गए। अब अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप की बात करें तो इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। आदि ऐतिहासिक वह काल है जिसमें मानव को लिपि की जानकारी थी, मानव के द्वारा लिखा भी गया है, लेकिन अपन उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। अपन उस काल की जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है। इस कारण इस काल को क्या कहेंगे अपन, आदि ऐतिहासिक काल। देखना, मानव ने लिपि का ज्ञान था, लेकिन जानकारी के लिए अपन केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है, उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरा नाम है काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल के अंदर सर्वाधिक जो उपयोग किया है वो कांसे का किया है। जो कांसा है ये तांबा और टिन से बनाया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की तीसरी काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दुनिया की तीसरी काशी युगीन सभ्यता कहा जाती है। और पहली जो सभ्यता है काशी युगीन, वो है मिस्र की सभ्यता। दूसरी सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसके स्वरूप में आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा इसका है काशी युगीन सभ्यता। तीसरा जो हंस सभ्यता, नदियों के किनारे होने के कारण इस काल को अपन क्या कहेंगे, नदीय सभ्यता भी कहेंगे। उसके बाद आता है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता देखी जाए तो 4 ऐसी सभ्यता हैं जो नदीय सभ्यता है, जिसमें सबसे पहला नाम है चीन की सभ्यता, ये हवांगो नदी के किनारे है। दूसरी है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है। तीसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला एवं फरात नदी के किनारे है। फिर इसका जो स्वरूप देखा जाए तो इसका स्वरूप है नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर नियोजित नगर मिले हैं, इस कारण इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये नगरीय सभ्यता भारत की पहले नगरीय क्रांति जो ये शब्द दिया है, ये शब्द दिया है गार्डन साइड ने। तो इसके स्वरूप में आदि ऐतिहासिक काल, काशी युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता और नदीय सभ्यता, 4 नाम है किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के स्वरूप में। अब अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का ये कालक्रम है, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय बताया है, जिसमें सबसे पहला नाम है वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो है 3250 से लेकर के 2750 बीसी के बीच का समय बताया है, वो बताया जॉन मार्शल ने। उसके बाद नाम आता है व्हीलर व पिंगटन। इन दोनों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम बताया है वो बताया है 2500 से लेकर के 1500 बीसी के बीच। उसके बाद आता है अर्नेस्ट मैके। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो कालक्रम है 2800 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के बीच। फिर आता है एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है वो है 2500 बीसी से लेकर के 1800 बीसी के बीच। फिर आता है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है 2000 ईस्वी से लेकर के 1750 बीसी के बीच। जो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम है, यही सबसे प्रमाणिक है और मान्य प्राप्त तिथि है वो है 2300 से लेकर के 1750 के बीच। इस विधि की विलियर्ड्स लिबी ने ही रेडियो कार्बन विधि की खोज की थी। अब अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगर सिंधु सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो 3 देशों में था। सबसे पहले अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, और इस प्रकार भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, जिसमें देखा जाए सबसे पहले सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ पर सबसे उत्तरी बिंदु है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उस स्थल का नाम है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी स्थल है। अगर दक्षिणी स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र के देमाबाद में है।
गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे दक्षिणी स्थल है और स्थल का नाम है वो है देमाबाद। फिर आता है पश्चिमी स्थल, अगर बताए पूछा जाए तो सुतका गेंडोर है। यहाँ पर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है और दशक नदी के किनारे है। फिर अगर पूर्वी स्थल पूछा जाए तो आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है और हिंडन नदी के किनारे है। फिर अगर सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाए तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। वर्तमान में इसका आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। इसका क्षेत्रफल था शुरुआत में वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, अब जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार है वो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो आज की इस क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देगा, जिसमें खोज की कहानी, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अगली क्लास में अपन देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन, उसके बाद अपन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन एक एक नगर को पढ़ने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर जाकर के इस सभ्यता को समाप्त करेंगे।